जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो सेट नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे जो हमारा आर्मी जीडी का जो रिलेशन सेंटर था आपका एएमई सेंटर वहां पे जो पेपर आपका वहां पे आया था। वहां पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे मैथ के पूछे गए थे, कैसे रीजनिंग के थे, कैसे जीके थे, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी वहां पे कंटिन्यू कर सको। क्योंकि होता है क्या दोस्तों, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा वहां पे आपके रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको ये टोटल 5000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें मैं डेली आपके 50 क्वेश्चन वहां पे कराता हूँ। तो जो बच्चा ये सारे क्वेश्चन तैयार करके अपना एग्जाम वहां पे देने जाएगा, तो यकीन मान चला इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बस ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप तैयारी वहां पे करते हुए चलिएगा। और किसी का अगर कोई डाउट भी होता आप हमें कमेंट बॉक्स में वहां पे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आज हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, जो आपका एएमई सेंटर था, यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पे होता है क्या, जो आपका एक एआरओ का एग्जाम होता है, रिलेशन का जो होते हैं वहां पर जो एग्जाम कराए जाते हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंट वहां पे नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से वहां पे करते हुए चलना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा जीके वाला पार्ट था, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी वहां पे कंटिन्यू कर सके। तो दोस्तों आपका जो टारगेट रहेगा, अगर जो बच्चे यहाँ पे फिलहाल आज जो क्लास यहाँ पे हो रही है 35 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही कर पा रहा, उसकी तैयारी वहां पे अच्छी वहां पे चल रही है। और दोस्तों ये जो आपकी डेली क्लास यहाँ पे होगी, ये मान चलना डेली आपकी 6 बजे क्लास लाइव वहां पे हो जाती है। तो सारे बच्चे यहाँ पे लाइव जुड़ा करिए, ताकि आपको एक प्रैक्टिस भी वहां पे हो जाए कि हम ये 1 घंटे में कितना स्कोर वहां पे कर पाते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ होगी ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि ये क्वेश्चन लिखने आपको ना पड़े और हमेशा आपके पास ये क्वेश्चन वहां बने रहे। तो जो आपको ये एप्लीकेशन आने वाला है, प्ले स्टोर पे जाना, आने वाला सर्च कर लेना, एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको सीधे सीधे वहां पे दे दी जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वहां पे। और वहां पे 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए गए हैं। पहला दे रहा है कि वारेन हेस्टिंग है, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी है, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन है और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों यहां से कई सारे और भी क्वेश्चन आपके वहां पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा ओपन हो जाएगा। आप केवल ये सोचो आप इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। अगर नहीं दे पा रहे, उसके टॉपिक वहां पे लिख लेना कि ये टॉपिक मेरा वीक वहां पे चल रहा है। वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इनके बताऊंगा, हो सके एक पेन और कॉपी हमेशा लेके बैठिएगा, और जो मैं पॉइंट वहां पे आपको बताऊं सारे पॉइंट भी आप वहां पे लिखते हुए चलना। दोस्तों यहाँ पे ये मान चलना, ये 100 सेट का मतलब हो जाता है 1 से 50 क्वेश्चन, टोटल में 5000 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। अगर जो भी बच्चा ये 5000 क्वेश्चन तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठ गया, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, बस ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार वहां पे होने चाहिए। तो इसका सीधा सीधा आप राइट आंसर यहाँ पे क्या कहोगे, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बोल देना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके ये वॉरेन हेस्टिंग थे यहाँ पे, ये आपके 1773 से, क्या लिखोगे, 1773 से 1785 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वहां पे आपके थे। एक चीज ये इनके बारे में पता वहां पे होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो आपको ये लॉर्ड माउंटबेटन का यहाँ पे दिया जा रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन है, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। तो कभी अगर आपसे पूछा गया भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तब आपको लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद दोस्तों ये आपको जो लॉर्ड कैनिंग का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इनके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय भी आपका यहाँ पे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो किसका नाम बताओगे, लॉर्ड कैनिंग का बताना है। ये पॉइंट कभी कंफ्यूज ना करना, ये भी दोनों आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ये बताओ स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन, इसके आपने देखा ही होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं। क्या पूछ रहा है, सीधा सीधा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, साल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन वहां पे क्या दिए गए, पहला 1942, दूसरा 1930, तीसरा 1920, चौथा 1947।
तब आप इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे? आप ये काउंट करते चलना है आपका स्कोर वहां पे कितना हो रहा है। अगर आपने 35% तक इस समय वहां पे सही कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही वहां पे चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे? सीधा सीधा राइट आंसर ये हो जाएगा 1942 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो आपका एएमई सेंटर के जीडी आर्मी जीडी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं करा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया ये भी लगे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ कुछ चीजें ये ध्यान रखना, यानी अगर कुल मतलब फुल डेट की बात कर ले तो यहाँ पे क्या बताओगे? 8 अगस्त 1942 में ये आपका जो आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया बताओगे? महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन आपका शुरू वहां पे किया गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ जो डेटें और दी जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटें सारी हमारी हो जाती है। अगर हम बात करें जो आपका 1930 डेट दी जा रही है, यहाँ पे क्या हुआ था? आपका जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगर कभी पूछा गया नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1930 आपको बताना है। इसके बाद आपका 1920 यहां पे दिया गया है। 1920 में क्या बताओगे? असहयोग आंदोलन आपको बता देना कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 आपको बताना है। इसके बाद 1947 जो डेट यहां पे दिया था, यहां पे क्या बताओगे? 1947 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये दोनों आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटे हो जाती है, ये आप यहाँ पे एक बार तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सीकरी को क्या दिया गया? फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। यानी मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी वहां पे बनाया था? दोस्तों बाद में क्या हुआ था? फतेहपुर जो सीकरी अपनी राजधानी बनाई थी, बाद में इसे चेंज करके दोबारा आगरा ही वहां पे कर दी गई थी। इसका रीजन ये था कि फतेहपुर सीकरी में क्या था? पानी की कमी थी वहां पे, इसकी वजह से दोबारा राजधानी चेंज करके आगरा ही वहां पे बना दी गई थी। तो फिलहाल इसमें आप राइट आंसर क्या बता दोगे? 571 यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो फतेहपुर सीकरी है अकबर ने किस वजह से बनाया था, तब यहाँ पे क्या बताओगे? अकबर ने एक वहां पे सूफी संत थे जिनका नाम क्या था? सलीम चिश्ती था, उनके सम्मान में आपका ये फतेहपुर सीकरी वहां पे आपका बनाया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें और यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि ये बताओ 1605 जो ईस्वी यहाँ पे दिया गया था, इस दिन मतलब इस साल क्या आपका हुआ था मुगल सम्राट में वहां पे? तो यहाँ पे क्या बता दोगे? यहाँ पे जहांगीर का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जहांगीर का राज्याभिषेक कब कौन साल हुआ था, तब आपको बताना है 1605 यहाँ बताना है। इसके बाद जो 1526 ईस्वी यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताओगे? बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। अगर कभी क्वेश्चन पूछा था बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 आपको बताना है। और 1658 में औरंगजेब ने सत्ता वहां पे हथिया ली थी। तो ये कुछ डेट आपको वहां पता होने चाहिए। फिलहाल इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बता देंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। देखो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? भारत की। किसकी बात की जा रही है? भारत की बात की जा रही है। और वहां पे चार ऑप्शन क्या दिए गए? कंचनजंगा, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा नंदा देवी और चौथा क्या है? धौलागिरी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना। और जो मैं टोटल ये क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से वहां पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? तो हम सीधा सीधा किसका नाम बताएंगे? कंचनजंगा का नाम बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कंचनजंगा के हम कुछ पॉइंट यहाँ बात कर ले कि आखिर इसकी ऊंचाई कितनी वहां पे हो जाती है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी आप बताओगे? यहाँ पे ये सीधे सीधी होगी 8586 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाती है। और ये जो अगर ये बात की जाए अगर इसका विश्व में कौन से नंबर पे आपका ये आ जाता है, तो क्या बताओगे? ये आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर इसी में आपका स्थित वहां पे हो जाता है। अगर ये कभी पूछा जाए ये कहाँ पे आपका स्थित है, तो क्या बता दोगे? ये आपका जो हो जाएगा कंचनजंगा, ये आपका नेपाल और भारत की सीमा पे आपका स्थित वहां पे हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट याद करना। इसकी ऊंचाई कई बार एग्जाम में
में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, ऊंचाई आपको वहां पे पता होनी चाहिए। अब अगर हम माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ऊंचा शिखर कौन सा आपका हो जाएगा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, पहाड़ कौन सा हो जाएगा, तब आपको क्या बताना है, माउंट एवरेस्ट का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे आपका स्थित हो जाएगा, तो ये आपका जो नेपाल और चीन का जो बॉर्डर है वहां पे स्थित यहाँ पे हो जाता है। अगर नंदा देवी की बात यहाँ पे की जाए तो जो आपका ये नंदा देवी है ये आपका उत्तराखंड में दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर वहां पे हो जाता है। इसके बाद जो धौलागिरी यहाँ पे दिया है, तो धौलागिरी कहाँ पे स्थित, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताओगे, नेपाल में आपका स्थित वहां पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे हमारे हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगा नदी कहां से आपकी निकलती है अगर पूछ लिया जाए आपके पेपर में, तो चार ऑप्शन क्या है, गंगोत्री हिमनद है, यमुनोत्री है, अमरकंटक है, और चौथा क्या है, महाबालेश्वर आपका यहाँ पे दिया जा रहा है। वैसे अभी जो कमेंट बॉक्स में आंसर है काफी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है, लेकिन टोटल अब लास्ट तक ये काउंट करना कि क्या 35 प्लस आपका स्कोर वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ बताइए गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, तो हम सीधा कहेंगे गंगोत्री हिमनद हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपको ये गंगोत्री उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में आपका स्थित वहां पे हो जाता है, और भागीरथी नदी के रूप में शुरू होकर ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर ही क्या बनते हैं, गंगा नदी वहां पे आपकी बन जाती है। अब इसके बाद दोस्तों यमुनोत्री का तो आपको पता ही है, यहां से जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल यहाँ पे हो जाता है। अमरकंटक की अगर हम लोग बात कर ले कि जो आपका नर्मदा नदी है ये यहां से निकल जाती है। महाबालेश्वर की बात कर ले कि जो आपका कृष्णा नदी है ये यहां से निकलती है। अगर पूछा जाए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा आपका हो जाएगा, तब आपको महाबालेश्वर आपको वहां पे बताना है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता वहां पे होने चाहिए। इसके बाद एक सवाल ये पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, वो भी किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है क्षेत्रफल के अनुसार बता दो, एक क्वेश्चन ये आता है जनसंख्या के आधार पे बता दो। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से वहां पढ़िएगा, आखिर क्वेश्चन में हमसे क्या चीज वहां पूछी जा रही, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे पेपर में ऑलरेडी पूछे जा सके हैं। अब इसका राइट आंसर क्या बताओगे, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, या उत्तर प्रदेश होगा। तो भाई हमें पता ये सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाएगा तो हम तो हमेशा राजस्थान पे ही वहां पे टिक करेंगे। तो आप कहोगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर ये बात कर ली जाए कि कितना वर्ग किलोमीटर आपका एरिया राजस्थान वहां पे लिए हुए है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या बताओगे, ये आपको पता वहां पे होना चाहिए कि कितना वर्ग किलोमीटर आपका एरिया वहां पे लिए हुए है। तो ये याद कर लेना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका राजस्थान का वहां पे हो जाता है। और जो राजस्थान आपका ये होता है, ये आपका थार मरुस्थल ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध वहां पे होता है। तो कभी अगर पूछा गया थार मरुस्थल कहाँ पे भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है, तब भी आपको राजस्थान ही नाम वहां पे बताना है। और राजस्थान की अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि राजस्थान की राजधानी क्या वहां पे हो जाती है, तो क्या बताओगे, जयपुर राजस्थान की आपकी राजधानी यहाँ पे हो जाती है। अब इसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आएगा, आप बताओगे, ये दूसरे नंबर पे आ जाता है। महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और वहीं पे अगर एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब हम बताते हैं उत्तर प्रदेश का, अगर जनसंख्या के आधार पे हमसे पूछा जाता है। तो ये सारे चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। एक सवाल देखो, अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो मैंने आपको नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, भाई यकीन मान जो अभी मैं 5,000 क्वेश्चन करा ही रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन वहां पे आपको मिल ही जाएंगे। इसके साथ जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, या जीके वाला पार्ट हो गया, या हमारा साइंस हो गया, इनके प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं
आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके जो एप्लीकेशन है एनए वाला यहाँ पे, इसमें मैंने अपलोड वहां पे कर दिए। वहां से ये सारे नोट्स आप एक बार डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि ये ध्यान रखना कि एग्जाम के पहले ये सारी चीजें आप तैयार करके जरूर जाना। अगर आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई वहां पे इसी साल वहां पे आपको करना है, तो सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च करना, ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। वहां पे ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट नोट्स आपके वहां पे अपलोड कर दिए, ये डाउनलोड करना और अच्छे से इन्हें वहां पे तैयार आप कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया, भारतीय संविधान का जो निर्माण है, भारतीय संविधान का निर्माण आपका किस सभा ने किया था? कौन से सभा ने आपका वहां पे किया था? तो संविधान सभा होगा, लोकसभा, राज्यसभा या निर्वाचन आयोग। तो आप क्या बताओगे इसका राइट आंसर? सीधा सीधा हम बताएंगे संविधान सभा आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो संविधान सभा का गठन कब हुआ, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप बताओगे 1946 में इसका गठन वहां पे हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष आपके वहां पे हो जाते हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संविधान था ये कब अपनाया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि संविधान जो आपका है ये आपका कब अपनाया गया था, तब आप क्या बताओगे? यहाँ पे बताओगे आप 26 नवंबर 1949 यहाँ पे आपको बता देना है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, एक डेट ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो संविधान दिवस किस दिन मनाया जाएगा, तब आप क्या बताते हैं? 26 नवंबर बताते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से वहां पे आप तैयार कर लीजिए। और दोस्तों जो आपका संविधान सभा थे ना, अगर ये कभी पूछा जाए कि इसमें टोटल कितने सदस्य उस समय थे, तो सदस्यों की संख्या क्या आप बताओगे? यहाँ पे 299 आप यहाँ पे याद कर लेना। 299 उस समय संविधान सभा में सदस्य आपके थे। और लोकसभा क्या हो जाता है? ये संसद का सबसे निचला सदन होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि संसद का निचला सदन कौन होगा, आप बताओगे लोकसभा को बताओगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तब आपको राज्यसभा का नाम वहां पे आपको बता देना है। ये दोनों चीज भी याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है हमारा। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है? क्या पूछा गया है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? वैसे ये क्वेश्चन तो हर बच्चे को वहां पता ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे अक्सर पूछ लिए भी गए हैं। तो इसका क्या बताओगे? हम सभी को पता है मूल कर्तव्य कितने हैं, आप कहोगे 11। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपकी ये मूल कर्तव्य है ना, ये आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका 1976 में हुआ था। इसके द्वारा सारे मूल कर्तव्य वहां पे आपके जोड़े गए थे। तो ये भी संविधान संशोधन आपको पता वहां पे होना चाहिए। एक सवाल ये पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो ये भी आप सभी को पता ही होगा। वैसे ये क्वेश्चन आपके वहां पे जो आपका ईएमई सेंटर वहां पे हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन सीधे सीधे वहां पे आपके पूछे गए थे। लोगों यहाँ पे क्या क्या याद करना है? जैसे राष्ट्रपति हो गया, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जैसे लोकसभा होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इनके कार्यकाल वहां पे पता वहां पे होने चाहिए। वैसे एक एक करके मैं सारे आपको वहां पे करा ही दूंगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, आप बताओगे 5 वर्ष के लिए बताना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ जो पानी का क्वथनांक होता है कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका जीके वाले पार्ट में आया था और ये क्वेश्चन हमारा साइंस में भी आपका पूछा जा सकता है। दोस्तों ये क्वथनांक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्वथनांक क्या बताओ, किसका पूछा गया? पानी का। तो हम सभी को पता ही है कि पानी का क्वथनांक होता है ये कितना होता है। तो आप क्या बताओगे? पानी का क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। तो सीधा सीधा आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी ये समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय जो दाब पर इसका क्वथनांक कितना हो जाएगा, आप बताओगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा राइट आंसर यहाँ पे होता है। अब एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य गैस कौन सी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। वहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें मुख्य गैस कौन सी होती है। तो मुख्य गैस क्या बताओगे?
कार्बन डाइऑक्साइड बताओगे, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे क्या बताओगे, मुख्य गैस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड होती, यानी CO2 गैस हमारी यहाँ पे आपकी हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रक्रिया वहां पे होती है, इसमें क्या होता है, पौधे होते हैं अपना भोजन वहां पे ये बनाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद कौन सी गैस वहां पे सबसे ज्यादा मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वहां पे आपको ऑक्सीजन गैस वहां पे बताना है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये ऑक्सीजन गैस क्या बताओगे, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहां पे कंप्लीट होती है, वहां पे ऑक्सीजन गैस वहां पे मुक्त आपकी हो जाती है। नाइट्रोजन के बारे में एक चीज ये याद करना कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, लेकिन पौधों के लिए नाइट्रोजन आपका फिक्सेशन जरूरी वहां पे आपका होता है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हमारी वायुमंडल में है, तो आप क्या बताओगे 78%। ये भी याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका होता है। और हाइड्रोजन पानी के अणु में आपके मौजूद होते हैं, ये तो हम सभी को वहां पे पता ही है। फिलहाल क्या बताओगे, राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ डीएनए का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि डीएनए की खोज किसने की थी और डीएनए की खोज किस वर्ष वहां पे हुई थी। ये दोनों भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं और दोनों के मैं आंसर भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले से हम देखते हैं कि जो आपका ये डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, इसका फुल फॉर्म बता दो यहाँ पे क्या होगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म हम सभी को पता है क्या होता है, आप सीधा बताओगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओगे, डी से आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबो, यहाँ एन से हो जाएगा न्यूक्लिक, ए से हो जाएगा एसिड, ये आपका फुल फॉर्म यहाँ पे आपका हो जाता है। अब अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने वहां पे की थी, तो आप क्या बताओगे, डीएनए की खोज एक वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक ने। कब इसकी खोज की थी, इसकी खोज 1953 में इसका एक मॉडल वहां पे दिया था। तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, वाटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक हो जाएंगे और 1953 में ये मॉडल वहां पे आपका दिया गया था। तो ये चीज वहां पे याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये आएगा, ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार क्या कहलाता है। जैसे आप देखा होगा, अगर मान लो जो रैंक देखना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो जो फर्स्ट आता है उसे क्या मिलता है पुरस्कार में, आप कहोगे गोल्ड मिलता है, सेकंड में रजत हो गया, मतलब रजत हो जाता है, और थर्ड में कांस्य आपका वहां पे दिया जाता है। देखो यहाँ पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाता है स्वर्ण पदक होता है, दूसरा क्या होता है रजत पदक होता है, और तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा ये कांस्य पदक यहाँ पे आपका होता है। और जो आपका ओलंपिक ऑर्डर होता है, ये आपका विशेष योगदान के लिए आपका वहां पे दिया जाता है। तो ये तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एक सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि जो आपके ओलंपिक खेल है ये कितने सालों के बीच में वहां पे होते, जैसे आज ओलंपिक खेल हुआ तो अगला ओलंपिक खेल कितने साल बाद होता है, तो क्या बताओगे 4 वर्ष बाद आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब खेले गए थे, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कौन से वर्ष वहां पे खेले गए थे, तो यहां पे पहला कब खेला गया था, आप बताओगे 1896 में। 1896 में कहां पे खेला गया था, आप बताओगे एथेंस में। कहां पे, एथेंस में। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब जीता था। अगर क्वेश्चन आता है भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब वहां पे जीता था, तब एक डेट याद करना कि 2008 में भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक वहां पे जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की, किसका पूछा गया है, जो आपका नोबेल पुरस्कार होता है कि स्थापना किसने वहां पे की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल होगा, आइंस्टीन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा या मार्कोनी यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका नोबेल पुरस्कार है ये आपका 1895 वसीयत द्वारा स्थापित वहां पे किया गया था। यानी एक अल्फ्रेड नोबेल थे, ये वैज्ञानिक वहां पे थे जिन्होंने डायनामाइट की वहां
पे खोज की थी वहां पे, तो इनकी जो संपत्ति थी, जो इनका पैसा बैंक में वहां पे जमा हुआ है, उसी से जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, ये पुरस्कार धनराशि आपकी वहां पे दी जाती है। तो क्या बताओगे? अल्फ्रेड नोबेल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका नोबेल पुरस्कार है, ये कौन सी डेट को, कौन सी तारीख को आपको वहां पे दिया जाता है? तो ये डेट भी याद कर लेना आपका, ये हर साल के 10 दिसंबर में ये आपका पुरस्कार वहां पे आपका दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताओगे? अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी, ये आपको पता वहां पे होना चाहिए। और इसके बाद जो आइंस्टीन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ आइंस्टीन को किसका नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था, तो आइंस्टीन को जो आपका फिजिक्स का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको वहां पे मिल चुका है, एक ये याद कर लेना। और इसके बाद न्यूटन को कोई भी नोबेल पुरस्कार वहां पे आज तक नहीं दिया गया। अगर हम मार्कोनी की बात कर ले, तो मार्कोनी को रेडियो के लिए नोबेल पुरस्कार इनको भी वहां पे मिल चुका है। मार्कोनी को रेडियो के लिए नोबेल पुरस्कार वहां पे आपका दिया गया है, ये भी चीज वहां पे याद रखिएगा। अब इसके बाद एक सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि ये बताओ भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो भाई ये तो हम सभी को पता ही होगा, आप सीधा सीधा बता ही देंगे, 15 अगस्त बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था, आप सीधा सीधा क्या बता दोगे? 15 अगस्त 1947 की डेट आपको पूरी पूरी वहां पे क्लियर वहां पे होगी ही वहां पे। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ कि जो लाल, यहाँ पे एक चीज ये याद कर लें कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में प्रथम भाषण वहां पे दिया था, कि जब भारत वहां पे स्वतंत्र वहां पे हुआ था, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने पहला भाषण अपना कहाँ पे दिया था? तो क्या बताओगे? लाल किले में अपना पहला भाषण वहां पे दिया था। और तब से ये दिन आपका एक राष्ट्रीय अवकाश दिन आपका घोषित वहां पे कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 2-3 याद और कर लेना, जो 26 जनवरी होता है, इसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो आप क्या बताओगे? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताओगे? 26 जनवरी आपको यहाँ बताना है। 2 अक्टूबर आपको पता ही गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर आपको पता ही कि जो बाल दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो हम बताएंगे 14 नवंबर। ये डेटे भी आपको पता होनी चाहिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, ये आपके बेसिक डेटे होते हैं जो अक्सर आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा आता है साइंस के, यानी टोटल हमारे जीके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 15 क्वेश्चन जो हमारे साइंस के पूछे गए हैं, वो कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कोशिका का ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा होता है? कोशिका का, जो कोशिका की बात हो और ऊर्जा की बात हो, तो हमेशा सीधा सीधा दिमाग में एक पॉइंट आपका आ जाता है। जैसे ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे, आप ये ऑप्शन एक बार देखोगे, अगर ऊर्जा की बात हुई कोशिका में, तो सीधा आंसर आपको किस पे मार देना है? आप कहोगे, हम तो बताएंगे माइट्रोकांड्रिया ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि दोस्तों माइट्रोकांड्रिया होती है, ये आपका एटीपी आपका ये उत्पादन वहां पे आपकी करती है, जिसके कारण क्या होता है? कोशिका में ऊर्जा आपकी वहां पे मुक्त आपकी हो जाती है। ये चीज यहाँ पे आप याद करना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग साइंस के देखें, इसमें क्या पूछा गया है? पौधों में परिवहन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है? जो पौधे होते हैं उसमें जो आपको ये परिवहन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होगा, जल और खनिजों का परिवहन वहां पे होता है, या बीज उत्पादन होता है, या फल का निर्माण होता है? पूछ क्या रहा है? पौधों में परिवहन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? देखो ये क्वेश्चन आपके मान लो एएमई सेंटर में पूछे गए हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन अच्छे खासे वहां पे होते हैं, तो अच्छे से इनका रिवीजन और प्रैक्टिस आप जरूर वहां पे करते हुए चलना। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपका ऑप्शन बी, यानी जल और खनिजों का परिवहन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें याद करना है यहाँ पे, एक तो आपको पता होना चाहिए जाइलम क्या होता है, एक क्या आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, एक जाइलम क्या होता है, इसके बाद एक आपका ये फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ये दोनों चीजें ही आपको पता होनी, दोनों आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग जाइलम की बात करें, तो ये क्या होता है? ऊपर की ओर जल और खनिजों को ले जाना। जाइलम क्या होता है? जो जड़ें होती है, क्योंकि जड़ें क्या नीचे होती है, मतलब जो पानी का अवशोषण करना, यानी उनसे जो खनिज होता है, ये क्या होता है? वृक्ष को ऊपर ले जाना। यानी अगर ये कोई यहाँ पे वृक्ष हो गया यहाँ पे,
यहाँ पे मान लो कोई जल भरा हुआ, तो जाइलम का मेन काम यही यहाँ पे होता है कि ऊपर की ओर क्या ले जाना है, खनिजों को ले जाना, इनका जाइलम का काम वहां पे होता है। अगर फ्लोएम की हम लोग बात करें तो फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भोजन होता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जो भोजन का निर्माण वहां पे करते हैं, तो इनका काम क्या होता है कि नीचे की ओर मतलब भोजन ले जाना। भाई जो जड़ें हो जाती हैं यहाँ पे, मान लो इसकी जो जड़ें हो गई, इनको भी भोजन वहां पे चाहिए, तो फ्लोएम का बस यही काम होता है कि भोजन को नीचे ले जाना। तो यही मेन काम हो जाए। परिवहन प्रणाली क्या हो जाएगी, जल और खनिजों का परिवहन, इसका मेन ऑप्शन आपका राइट वहां पे आपका हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पता होने चाहिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में आपका क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण ये प्रक्रिया पत्तियों में कैसे वहां पे होता है, तो क्या बताओगे, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में आपका क्लोरोप्लास्ट के द्वारा वहां पे होता है। और इसके बाद बीज उत्पादन कब आपका होता है, तो ये क्या होता है, बीज उत्पादन एक आपके प्रजनन की प्रक्रिया का भाग वहां पे हो जाता है। फल निर्माण क्या होता है दोस्तों, ये आपका परागण के बाद फल का निर्माण वहां पे होता है। तो फिलहाल आप राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन बी। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो मैं टोटल आपको ये 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये आप तैयार करके जाना, हो सके जितना बार हो पाए इनकी रिवीजन करते चलना। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठ गए तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से वहां पे करनी है। अगला सवाल आता है, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन का मुख्य स्थल क्या है। मानव पाचन तंत्र में किसका पूछा जा रहा है, प्रोटीन का पूछा जा रहा है। प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थल बता दो, क्या हो जाएगा, मुख होगा, अमाशय होगा, छोटी आंत होगा या बड़ी आंत होगा। तो मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन का मुख्य स्थल कौन सा होता है, आप क्या कहोगे, छोटी आंत। ऑप्शन सी आप कहोगे, सीधा सीधा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी आंत आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो आपका छोटी आंत में एक आपका ट्रिप्सिन और आपका पेप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या पेप्टाइड में तोड़ देते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देते हैं, जिससे इसका क्या होता है, पाचन वहां पे आपका हो जाता है। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर सी आप राइट यहाँ पे बता देंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ए दिया गया, तो मुख में कौन से किसका पाचन वहां पे होता है, तो यहाँ पे क्या बताओगे, मुख में दोस्तों आपका स्टार्च का प्रारंभिक पाचन यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाता है कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं इसका पाचन कहाँ से स्टार्ट वहां पे हो जाता है, तब क्या बताओगे कि भोजन का पाचन सबसे पहले मुख से ही वहां पे स्टार्ट आपका वहां पे हो जाता है, तब ये बताना। अगर कभी देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है इसमें क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखो अमाशय में क्या जानोगे, अमाशय में दोस्तों आपका पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में आपका बदलता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए अमाशय जो आपका पेट यहाँ पे होता है, यहाँ पे बताओगे पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में यहाँ पे आपका ये बदल जाता है, एक चीज ये याद करना है। और दोस्तों जो आपका बड़ी आंत यहाँ पे दिया है, बड़ी आंत क्या करता है, ये जो आपका जल का अवशोषण करती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं इसमें जो जल का अवशोषण वहां पे होता है, कहाँ पे होता है, तो क्या बताओगे, ये क्रिया आपकी बड़ी आंत में वहां पे आपकी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको वहां पता होने चाहिए। अब ये बताओ, आनुवांशिकता में आपका जो मेंडल के नियमों के अनुसार एक जीन दो आपका एलील के रूप में मौजूद होता है, यह किसके कारण वहां पे होता है, माइटोसिस के कारण होगा या आपका मेयोसिस के होगा या म्यूटेशन के कारण होगा या आपके क्रॉसिंग ओवर के कारण से वहां पे होता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बताओगे, इसका राइट आंसर वहां पे क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप क्या बताओगे, राइट आंसर ये आपका होता है किसके, मेयोसिस के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों आपका जो यहाँ पे मेयोसिस में आपका क्या होता है, जो आपका होमोलक्स होता है, ये गुणसूत्र आपके अलग वहां पे हो जाते हैं, जिससे आपका एलील का क्या होता है, पृथक्करण वहां पे आपका हो जाता है। क्या होता है, एलील का पृथक्करण वहां पे हो जाता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद एक अगला सवाल हमारा ये पूछ रहा है कि बताओ पर्यावरण में जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपका मेन कौन सा रीजन, मेन कौन सा कारण वहां पे आपका होता है। तो क्या बताओगे, क्या पूछा जा रहा है, पर्यावरण में जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य कारण कौन सा वहां पे हो जाएगा। तो क्या बताओगे, यहां पे आपको बताना है
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, इसका मेन काम यही आपका होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस करते चलना और आप ये जरूर चेक करते कर लेना कि आपका स्कोर कितना वहां पहुंच रहा है। अगर आप यहाँ पे 35 प्लस क्वेश्चन तक आपके सही हो रहा है, बिल्कुल तैयारी सही चल रहा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यही पैटर्न, यही लेवल आपके पेपर का वहां पे देखने को मिल जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में वहां पे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बोहर के मॉडल के अनुसार किसमें किसमें क्या लिखा है, किसमें आपका निर्धारित वहां पे होती है, किसमें आपकी ये निर्धारित वहां पे होती है। चार ऑप्शन क्या है, कक्षा है, उपकक्षा है, स्पिन है, ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आपको बताना है कि परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बोहर के मॉडल के अनुसार किसमें निर्धारित होती। भाई हम कहेंगे कक्षा में स्थिति निर्धारित होती। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आपका बोहर मॉडल था वहां पे, बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो आपका निश्चित कक्षाओं में ही तो आपके वहां पे घूमते हैं। तो क्या बताओगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। उपकक्षा दोस्तों क्या होता है, ये आपका जो आधुनिक मॉडल है, आधुनिक मॉडल में जो आपका एसपी ऐसे लिखे हैं, आपका SPDF, ये प्रकार आपका आधुनिक मॉडल में वहां पे आ जाता है। और स्पिन क्या होता है दोस्तों, स्पिन जो आपका इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति, भाई क्या होती है घूर्णन गति, कैसी होती है, स्पिन आकार घूमती हुई तो वहां पे रहती हैं, ये स्पिन हो जाएगा। ऊर्जा स्तर दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा स्तर आपका क्वांटजाइट होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं, ये आपका क्वांटजाइट वहां पे था। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या बताएंगे, कक्षा हमारा राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाता है कि परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बोहर के मॉडल के अनुसार किससे निर्धारित होती है, उनकी कक्षा से ये स्थिति उनकी निर्धारित वहां पे हो जाती है। अच्छा ये बताओ, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का मेन काम क्या होता है। जो भी कोई रिएक्शन वहां पे कराई जाती है, उत्प्रेरक का मेन काम क्या वहां पे होता है। तो बताओ, ये चार ऑप्शन वहां पे हमारे दिए गए थे। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का मेन काम क्या होता है, अभिक्रिया की गति को क्या होता है, बढ़ाना। मेन काम क्या होता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाना वहां पे होता है। तो आप क्या कहोगे, सीधा सीधा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या मेन काम हो जाएगा, अभिक्रिया की गति को क्या हो जाएगा, बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक का मेन काम तो यही होता है। कोई भी आपका रिएक्शन होता है, कोई मान लो कराया जाता है, तो वहां पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको मान लो बढ़ाने का मेन काम किसका, उत्प्रेरक का ही वहां पे होता है। देखो उत्प्रेरक क्या करता है, कोई भी रिएक्शन वहां पे होता है, गति को बढ़ा भी सकता है, उसकी गति को स्थिर भी वहां पे रह सकता है, लेकिन खुद उसमें कोई भी परिवर्तन वहां पे नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग उत्प्रेरक का मेन प्रयोग वहां पे इसी वजह से करते हैं कि जो हम ये रिएक्शन वहां पे करा रहे हैं, रिएक्शन जल्दी से जल्दी वहां पे अपनी पूरी वहां पे कंप्लीट हो जाए, यानी जो भी हम नया उत्पाद बना रहे हैं वो उत्पाद जल्दी वहां पे आपका बन जाए। तो इसीलिए उत्प्रेरक का वहां पे यूज किया जाता है। इसीलिए मेन काम उत्प्रेरक क्या होता है, गति को बढ़ाना मेन काम वहां पे आपका हो जाता है। तो ऑप्शन बी सीधा सीधा आपको राइट आंसर वहां पे बता देंगे। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अम्ल, क्षार और लवण में पीएच मान 7 से कम किसका संकेत है। अगर किसी मान का जो पीएच मान होता है, पीएच मान अगर आपका क्या हो जाएगा, 7 से यहाँ पे कम हो गया, 7 से कम हो गया, तो ये किसका संकेत वहां पे देता है। तो पीएच इसके लिए आप तैयार कर लेना। वहां पे कई सारे क्वेश्चन और पीएच मान से पूछे जाते हैं, जैसे नींबू का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, यूरिन का पीएच मान क्या होता है ना। ऐसे क्वेश्चन कई सारे हमारे आते हैं पीएच मान से लेके। तो पीएच मान आप अच्छे से तैयार करना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी वहां पे हो जाता है, क्योंकि यहां से अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल आप क्या बताओगे, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अम्लीय विलयन। क्योंकि एक चीज हमें ये पता है, अगर पीएच मान आपका 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, क्षारीय हो जाता है। अगर पीएच मान मान लो वही 0 ही रहता है, यानी उतना ही फिक्स वहां 7 हो जाता है, तो क्या बताओगे, वो आपका उदासीन वहां पे आपका हो जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे क्या बताओगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन। दोनों चीज याद कर लेना, 7 से कम है अम्लीय है, 7 से ज्यादा है क्षारीय हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल आपका हो जाएगा। अगर 7 किसी चीज का पीएच मान हो जाए, वो आपका न्यूट्रल वहां पे हो जाता है। तो ये सारे चीजें वहां पे तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि धातुओं और अधातुओं में धातुएं जो होती है विद्युत का अच्छक चालक क्यों होती हैं।
जो आपके एक धातु होती हैं, धातु हो गया अधातु में, या फिर जो धातुएं होती हैं, विद्युत का अच्छा चालक क्या रीजन है कि अच्छा चालक वहां पे होती है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण दिया जा रहा है, ये तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा है आपका फ्री इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, अगर किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो चालकता वहां पे हो पाएगी। तो इसी वजह से क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, कार्बन और उसके यौगिक में कार्बन की आपकी जो टेट्रावैलेंसी का अर्थ क्या होता है? कार्बन और उसके यौगिक में कार्बन की आपकी टेट्रावैलेंसी का अर्थ क्या वहां पे होता है? 4 इलेक्ट्रॉन खोना, ये तो हो ही नहीं सकता। 4 इलेक्ट्रॉन साझा करना, भाई ये तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी जो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहाँ पे 6 ही तो वहां पे होता है, परमाणु क्रमांक हो जाता है। इसमें जो आपके वैलेंस सेल कितने होते हैं? वैलेंस सेल आपके 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करना होता है। क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना साझा वहां पे कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि जो ये जो आपका प्रोटॉन यहाँ पे दिया गया है, प्रोटॉन के बारे में क्वेश्चन एक ये हमसे पूछा जाता है, ये प्रोटॉन कहाँ पे स्थित होते हैं? तो क्या बताओगे, प्रोटॉन आपका कहाँ पे स्थित होगा? प्रोटॉन आपका नाभिक में आपका स्थित वहां पे हो जाता है। न्यूट्रॉन के बारे में एक चीज ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो मान लो द्रव्यमान होता है किसकी वजह से वहां पे होता है, तो आप क्या होता है, न्यूट्रॉन की वजह से आपका द्रव्यमान वहां पे होता है। एक चीज ये भी पता वहां पे होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे क्या बताओगे, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करना, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। अब ये होता है भौतिक राशियों और मापन में वेग का एसआई इकाई क्या है? किसका पूछा गया, वेग का एसआई इकाई क्या हो जाता है? न्यूटन, भाई हो ही नहीं सकता। इसके बाद मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिया जा रहा है, तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। न्यूटन अगर पूछ लिया जाए किसका इकाई होती है, न्यूटन का आप बताओगे बल की इकाई वहां पे आपकी हो जाती है। जूल किसकी इकाई बताओगे, जूल आपकी जो कार्य होता है कार्य की इकाई यहाँ पे जूल आपको बता देना है। वाट किसकी इकाई आपको बताओगे, वाट हो जाएगा आपका शक्ति की इकाई यहाँ पे आपको बता देना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया है, गतिकी में न्यूटन का जो प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? क्या पूछा गया, न्यूटन के प्रथम नियम। एक चीज ये हमेशा याद कर लें, जो न्यूटन के 3 नियम वहां पे दिए गए थे, यहां से क्वेश्चन कई सारे पूछे थे कि न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, और न्यूटन ने ये कब नियम अपने दिए थे, न्यूटन ने ये नियम अपनी कौन से बुक में वहां बताए थे। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सारे मैं वहां पे क्लियर आपको करा दूंगा वहां पे। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो आपका हो जाएगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो बल समानता ये क्या होता है, ये न्यूटन का आपका तृतीय नियम वहां पे आपका हो जाता है। और संवेग जो संरक्षण दोस्तों होता है, ये न्यूटन का होता है दूसरा नियम वहां पे आपका हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण दोस्तों आपको ये सार्वभौमिक बल वहां पे होता है, यानी ये प्रत्येक स्थान पे आपका बराबर होता है, समान होता है, इसे आपका सार्वभौमिक बल के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद करना, ऑप्शन बी आपका जड़त्व का नियम यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जो जी होता है का मान यहाँ पे क्या होता है? देखो इसका एक फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला जी बराबर होता है क्या, आखिर क्या बताओगे, जी एम बटे आर। इसको ये फार्मूला भी याद कर लेना, कई बार इससे आपके कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में वहां पे पूछ लिए जाते हैं। तो बताओ इसका जी का मान क्या हो जाएगा? तो इसका भाई सीधा सीधा वैसे सभी को पता ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यहां से और कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाता है कि जो आपका ये गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे होता है ये सबसे कम कहाँ पे होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए गुरुत्वीय जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताओगे, इसका मान सबसे कम आपका ध्रुवों पे होता है। कहाँ बताओगे, ध्रुवों में। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम कहाँ पे होता है। और एक मिनट ध्यान से देखना यहाँ पे,
अगर जी का मान पूछा जाए, जी का मान कम, एक क्वेश्चन आएगा जी का मान कम, एक आएगा जी का मान आपका ज्यादा, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कम अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको बताना है भूमध्य रेखा, कम अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा, अगर अधिक का पूछा जाए आप क्या बताओगे ध्रुवों पे, क्या बता दोगे ध्रुवों पे। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे याद करना, दोनों के दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सबसे कम कहाँ पे होता है, और नॉर्मली इसका मान कितना, वो जो पृथ्वी का तल पे इसका मान वहां पे कितना होता है। इसके बाद इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, ये सारी चीजें वहां पे तैयार कर लेना। और दोस्तों आपका जो गुरुत्वीय बल होता है ये आपका द्रव्यमान पर निर्भर वहां पे करता है, क्या होता है जो गुरुत्वीय बल होता है किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे आपका वहां पे निर्भर करता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब एक सवाल ये पूछ रहा है कार्य और ऊर्जा में गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, क्या पूछ रहा है, कार्य हो गया और ऊर्जा हो गया, में गतिज ऊर्जा का सूत्र वहां पे आपका क्या हो जाएगा। अब ये चार आपके सूत्र यहाँ पे दिए गए और किस किस के सूत्र यहाँ पे दिए गए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पे जो आपका mgs दिया गया ये क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, तो गतिज ऊर्जा का तो होगा ही नहीं। इसके बाद 1/2 mv², यही क्या हो जाता है गतिज ऊर्जा का आपका सूत्र फॉर्मूला वहां पे आपका हो जाता है। और जो गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी वस्तु के मान स्थिति के कारण, यानी अगर कोई वस्तु मान स्थिर है वहां पे उसकी वजह से कौन सी ऊर्जा वहां पे होती है, तो बताओगे स्थितिज ऊर्जा वहां पे आपकी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग बोलते हैं। अब ये बताओ ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका होता है कार्य का फार्मूला, किसका होगा, कार्य का फार्मूला हो जाता है। और ये किसका फार्मूला आपको बताओगे, ये आपका ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पता होने चाहिए थे। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि धारा विद्युत में, क्या पूछा गया, धारा विद्युत में ओम का जो नियम है क्या व्यक्त करता है। ओम का जो नियम होता है V बराबर आपका जो IR होता है ये क्या चीज वहां पे दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी धारा विद्युत में ओम का नियम क्या व्यक्त करता है, V बराबर IR, तो फार्मूला ही आपका सीधा सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये वैसे क्या दर्शाता है, आपका वोल्टेज संबंध को आपको वहां पे दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वोल्टेज जो आपका संबंध होता है वो आपका दर्शाता है। और ये आपका सीधा सीधा क्या एक फॉर्मूला आपका वहां पे हो जाता है। अब इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया जा रहा है ये क्या हो जाता है, आपका शक्ति का फार्मूला है, किसका होता है, शक्ति का फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद E बराबर जो mc² यहाँ पे दिया जा रहा है ये आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यहाँ पे होता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए E बराबर mc² जो हमारा दिया जा रहा है ये कैसा समीकरण आपका हो जाएगा, तो क्या बताओगे, ये आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यहाँ पे हो जाता है। और F बराबर m है, ये तो आपका पता ही होगा कि जो आपका न्यूटन का द्वितीय नियम होता है ये F बराबर m वहां पे हो जाता है। यानी बल बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणन त्वरण आपका वहां पे हो जाता है। और न्यूटन का दूसरे नियम से संबंधित भी आपका वहां पे होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा मैथ के आ जाता है। मैथ के टोटल 15 क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे थे और मैथ के क्वेश्चन जो आपके होते हैं बिल्कुल वहां पे नॉर्मल होते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वहां पे करते हो तो आपके मैथ के कोई भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा और सभी के आंसर बड़ी आसानी से आप वहां पे दे सकते हो। तो पहला मैथ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का आपका मासापा HCF 12 है, उनका लासापा 144 है। यदि एक संख्या 24 है दूसरी संख्या क्या वहां पे हो जाती है। तो इसका सिंपल सा एक कैसे लगाओगे, ये हो जाता है आपका जो भी एलसीएम होता है फार्मूला क्या होता है गुणे HCF, जो आपका मासापा यहाँ पे होता है बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी फार्मूले में सारी चीजें आप रख दोगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या दे रहा है, दो संख्याओं का HCF कितना है 12 है, तो जहां HCF हम वहां सीधा लिखते हैं 12 लिख देते हैं और उनका एलसीएम जहां पे लिखा हम यहाँ पे 144 लिख देते हैं। बराबर क्या दिया गया, एक में दिया गया एक संख्या 24 है, अगर एक संख्या हम 24 मान ले, हमसे यही पूछा गया दूसरी संख्या बताइए क्या यहाँ पे हो जाती है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये दूसरी संख्या बराबर जब ये इधर आएगी हम इसको यहाँ पे नीचे लिख देते, बटे क्या हो गया यहाँ पे लिख दिया 24,
काट जो है 12 से काटो 2 आएगा, 2 से इसे काट दो कितनी बार जाएगा 72, यहाँ पे आपको सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। तो दूसरी संख्या आप कितनी बता दोगे, ये आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल, वहां पे एक मैथ हो गया, एक आपका रीजनिंग हो गया, तो इनको आप बड़ी आसानी से वहां सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन हमारे पेपर में वहां पे पूछे जाते हैं। अब ये बताओ, एक वस्तु का मूल्य अगर 20% बढ़ाने के बाद नया मूल्य आपका 240 रुपए हो गया, तो मूल मूल्य क्या यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम ये मान चले, कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से यहाँ पे आप देखिएगा। अगर हम ये माने कि जो हमारा मेन मूल्य था ये आपका 100 यहाँ पे था, ठीक है, इसके बाद बोला गया 20% बढ़ने के बाद 240 हो गया। अब इसमें अगर हम 20% बढ़ा दें तो ये कितना हो गया, मान 120% हो गया। अब ये बराबर हमारा कितना दिया जा रहा है, ये दिया गया 240 के। अब हमसे एक चीज क्या पूछी जा रही है, तो ये बता आपका मूल मूल्य क्या हो जाएगा। इसका रेट आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका 100 यहाँ पे दिया गया था, इसका मेन मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जस्ट इसका क्या आपका डबल ही तो है यहाँ पे, तो इसका भी जस्ट आप जैसे ही यहाँ पे डबल कर दो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 200 रुपए हो गया। तो यहाँ पे हम एक चीज ये कह सकते हैं, इसका जो मूल मूल्य क्या था पहले का, वो 200 रुपए वहां पे हो जाता है। तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यही पैटर्न, यही लेवल आपके एग्जाम का भी वहां पे होता है। अगर आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4 है। यदि उनका योग 35 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। देखो हमें क्या दिएगा, दो संख्याएं दी जा रही, एक संख्या ये मान ली, एक संख्या ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। इनका रेशियो क्या दिया गया, 3:4 का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये तो हो गई छोटी संख्या, ये हमारी बड़ी संख्या। अगर हम इनको योग कर ले, इनके रेशियो को, ये 4 3 7 हो गया, ये अनुपात में योग तो 7 यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन अंकों में कितना दिया गया हमारा, ये 35। यानी अगर ये 7 बराबर आपके 35 के बराबर यहाँ पे हो गया, 7 बराबर 35, तो ये बताओ एक बराबर क्या हो जाएगा, 7 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार यहाँ पे आपका गया है। तो एक बराबर क्या आपका 5 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ये हमारी दी गई, इसको सीधा सीधा क्या कर दो, 5 से आप जैसे यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 को 20 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बड़ी संख्या कितने हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहीं पे अगर हमसे पूछा जाता है छोटी संख्या क्या हो जाती है, तो छोटी संख्या के लिए हम 5 से इसे गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है 5 3 15 हो जाता है। तो ये हमारी छोटी संख्या वहां पे निकल के आ जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में दोनों में अंतर कितना वहां पे होता है, तो यहाँ पे देखते हैं 4 और 3 में एक अंतर है, तो एक बराबर हमारा 5 है, तो दोनों संख्याओं में डिफरेंट कितना होता है, हम लोग बोलते हैं 5 वहां पे हो जाता है। यानी आप कुछ भी वहां पूछा जा सकता है और उनके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे भी सकते हो। अब ये बताओ, तो एक दुकानदार 400 रुपए में वस्तु खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है, तो बिक्री मूल्य क्या वहां पे हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, हम ये माने अगर 100% हमारा मूल्य वहां पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब एक दुकानदार 400 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यानी 100 बराबर हमें क्या दे दिया गया, 100 बराबर दिया गया 400 के। अब ये बताओ उसे 20% का लाभ लेता, अब इसमें अगर हम 20% का लाभ ले लें, कितने का हम बेचेंगे भाई, 120 का बेचेंगे यहाँ पे। तो 100 बराबर अगर आपका 400 के है, तो ये बताओ 120 बराबर कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं, 100 बराबर 400 के है, तो एक बराबर कितने को दिया है, ये आपका 4 के बराबर दिया गया है। तो ये 120 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120 गुणे 4 कर दोगे, इसे 12 12 12 24 12 36 12 48, कितना हो गया, ये आपका 480 रुपए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे, कि लाभ पर बेचता है, तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 480 रुपए बताओगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा आपको यहाँ पे बता देना है। अब इसके बाद एक अगले क्वेश्चन होता है, देखो साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं ना। अभी ज्यादा जो बच्चे कमेंट आ रहे हैं, सारे बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर वहां पे आ ही रहे हैं। बस यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से वहां प्रैक्टिस जरूर वहां पे करिएगा। अब ये बताओ, अच्छा अगर यहाँ पे दिया जा रहा है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्षेत्रफल कितना दिया गया, 48 स्क्वायर फीट यहाँ पे दिया जा रहा है, और उसकी जो लंबाई दी जा रही है 8 सेंटीमीटर लंबाई दी जा रही है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, बताओ उसकी चौड़ाई वहां पे क्या हो जाती है। तो बताओ रेक्टेंगल जो आपका दिया गया इसका क्षेत्रफल का क्या होता है, हमें फार्मूला पता है कि जो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्या होता है, क्षेत्रफल वहां पे हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हमारा दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है चौड़ाई, बी का मान आपका पूछा जा रहा है, बी बराबर क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल आपका दिया गया है बटे में आपका ये एल इसके नीचे आ जाएगा, क्षेत्रफल को लंबाई से आप भाग कर देंगे तो चौड़ाई यहाँ पे हमें निकल के आ जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया, हम सीधा करेंगे 48 यहाँ पे हो जाएगा, बटे लंबाई कितनी दी जा रही, लंबाई दी गई 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। अब इसे आप सोल्व करो, यहां से आपका राइट आंसर कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 सेंटीमीटर राइट आंसर सीधा सीधा बता देंगे। दोस्तों जो आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट होता है, जहां पे आपका आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, यहां से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके आते हैं, तो मेंसुरेशन अच्छे से आप वहां पे तैयार करके जाना, ताकि इसका कोई क्वेश्चन आपका बाहर वहां पे ना जाए, क्योंकि दो क्वेश्चन यहां से कंफर्म रहते हैं, हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बता 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि चौथी संख्या 25 है तो शेष 4 संख्याओं का योग वहां पे क्या हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमें पता है कि औसत आपका एवरेज बराबर वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 5 संख्याओं का औसत अगर 20 है, तो पहले तो हम क्या निकालें, इनका कुल योग क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कुल योग, इनका कुल योग क्या हो जाएगा, आप सीधा कहोगे 5 गुणे 20 बराबर, ये हमारा 100 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, यानी कि यदि चौथी संख्या 25 है, अगर यहाँ 5 संख्याओं का योग आपका कितना है, 100 दिया गया, अगर जो हमारी चौथी संख्या थी वो आपकी 25 यहाँ पे है, तो बताओ कि जो शेष 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता इसमें 5 संख्याओं का योग आपका 100 था, अगर एक संख्या 25 हो गई तो जो बची हुई संख्या है वहां पे होगी, उनका योग क्या हो जाएगा। तो हम बताएंगे भाई जिसका मान पता है वो आप सीधा सीधा इसमें कर दो माइनस, जो हमारा बचेगा वो शेष संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग वहां पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह दोगे, 75 आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बन जाता है। दोस्तों रिलेशन भर्ती का जो आपका एग्जाम होता है वहां क्वेश्चन थोड़े आपके नॉर्मल ही वहां पे आते हैं, इसके बाद जो आपके एआरओ हो गए, जडारो वाले एग्जाम होते हैं, उनके जो क्वेश्चन थोड़ा लेवल भी वहां पे अप रहता है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से बना पा रहे हो तो जब भी आपका एग्जाम लगेगा ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर पाओगे और अपना एग्जाम क्वालिफाई भी वहां पे कर सकते हो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, साधारण ब्याज पर 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज पे 2 वर्षों के लिए कितना वहां पे हो जाएगा, 2 वर्षों के लिए कितना वहां पे आपका हो जाएगा साधारण ब्याज पर। फार्मूला किसका लगाएंगे हम लोग, साधारण ब्याज का लगाएंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, आप बताओगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन हो जाता है गुणे दर गुणे समय और बटे 100, यहाँ पे आप सीधा सीधा यहाँ पे कर दोगे। अब क्या दिया जाए, कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, ये चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया, मूलधन कितना आपका 1000 है, तो यहाँ पे मूलधन जहां लिखा वहां पे लिखोगे 1000, दर कितनी आपकी दी जा रही, 5 दी जा रही है, समय 2 वर्ष है, बटे आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 100 यहाँ पे कर दोगे। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से हम आसानी से निकालेंगे, 2 सीधे से काट दोगे, यहाँ 5 दूना 10 हुआ, 10 गुणे 10 कर दिया, ये आपका हो जाएगा 100 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना रुपए आपका निकल के आ जाएगा, 100 रुपए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए सीधा सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया, वहां पे एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 180 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय वहां पे लेगा। तो हमें क्या होता है, फार्मूला पता है, जो आपका स्पीड बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे आपका ये समय यहाँ पे हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितना समय लेगा, तो दूरी, वो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल कर दोगे। तो दूरी कितनी आपकी दी जा रही है, दूरी हमारी दी गई 180 दी गई है, चाल कितना आपका दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 0 काटोगे 36 18 बराबर क्या कह दोगे, 3 घंटे का समय वहां पे लेगा। कितना समय ले रहा है, 3 घंटे का समय ले रहा है। तो आप कहोगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे काउंट आप ये करते चलना,
कि कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। 35 प्लस अगर क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तैयारी आपकी सही वहां पे चल रही है। अब ये बताओ, ए 12 दिनों में एक काम करता है, बी जो है 15 दिनों में दो काम करता है, तो हमें ये बताना दोनों मिलकर काम कितने दिन में वहां पे कर लेंगे। इसके लिए बस केवल आपको एलसीएम वहां पता होना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे, हम माने इधर लिखते हैं ए का काम, इधर लिखते हैं बी का काम। तो जो आपका ए है ये इस काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में, और वहीं पे बी कितने दिन में करता है, ये आपका करता है 15 दिन में। अब हमसे पूछा जा रहा है दोनों अगर मिलके वही काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में आपका समाप्त वहां पे हो जाएगा। तो सिंपल क्या करें, इनका एलसीएम ले लो, कितना आपका हो जाएगा, यानी 12 और 15 का एलसीएम निकालो। एलसीएम के लिए मैंने एक बता ही रखा कैसे निकालते, 12 यहां लिखोगे, यहाँ पे आपका 15 हो गया, इसको मान लो 3 से कर दिया, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यहाँ पे हमने 5 चौक को 20 सीधा लिख दो, और 20 गुणे 3 का 3 दूनी 60, यानी हम एलसीएम सीधा कह सकते हैं एलसीएम कितना हो गया इसका, 60 यहाँ पे हो गया। अब देखो 12 का मत 60 डिवाइड को कितनी बार जाएगा, 12 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 पंचे 60, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 5 यहाँ पे लिख देते हैं, और 15 चौको 60 यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब दोनों मिलकर, यानी देखो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई, ये क्या होती है, इनकी क्षमता होती है, यानी ये एक दिन में कितना काम वहां पे कर सकता है, इनकी क्षमता यहाँ पे निकल के आ गई। तो ए जो है ये एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है। अगर हम ये देख लेंगे दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम वहां पे करेंगे, ए प्लस बी करोगे, ये 5 4 आपका 9 यहाँ पे हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर कुल काम कितने दिन में करेंगे, तो ये टोटल काम यहाँ पे आपका लिखा है, तो समय क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे कितना दिन का समय लेंगे, कुल काम बटे क्या कर दो 9 यहाँ पे कर दोगे, इसे सॉल्व करो कितनी बार जाएगा, ये बताओगे 6.67 आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इतने दिन का समय यहाँ पे लगभग ये ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह दोगे, ऑप्शन ए आपका सीधा सीधा राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे आ जाता है। बस यहाँ पे आपका मेन क्या होता है, एलसीएम आप निकालना आना चाहिए। जैसे आप एलसीएम निकालोगे आप इसका बड़ी आसानी से क्या आंसर होगा उसका आंसर आप वहां पे दे लोगे। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अब एक देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इसे सॉल्व करो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 15 गुणे 4 प्लस 20, और ब्रैकेट में फिर क्या है भाग 5 का मान बताइए क्या होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, जो आपका ब्रैकेट वाला होगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आपकी वहां पे दी जाएगी पहले उसे हमें सॉल्व करना है, तो वहां से हम लोग आसानी से निकालेंगे। पहले ये बताओ 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 15 15, 15 30, 15 45, 15 चौको 60, यहाँ पे 60 हुआ और प्लस 20 जोड़ दो, 60 और 20 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 भागे हम 5 कर दें, क्या सीधा सीधा करोगे, 80 भागे 5 कितनी बार जाएगा, कहोगे 5 1 के 5, 3 इधर आएगा 30 हो गया, 5 छक्का 30, सीधा सीधा आप क्या बताओगे 16, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पहले क्या सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट को, उसके बाद जो आगे वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा उसे आपको सॉल्व वहां पे कर लेना, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला एक यूज होता है जिसे हम बडमॉस के नाम से वहां पे जानते हैं। तो आगे इसके जितने सवाल होंगे हम लोग डिटेल से वहां पे देखें। इसके कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी होते हैं, कुछ आगे काफी डीप तक वहां पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, उसमें क्या दिया गया, 36 का वर्गमूल। देखो आपका एक वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, ये आप चाहे रट लेना। जैसे वर्गमूल कम से कम आपके 1 से लेके आपके कम से कम आपको 30 तक कम से कम वर्गमूल पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए। अगर घन की बात करें 1 से लेके कम से कम आपको 15 तक आपके घन वहां पता होने चाहिए। जैसे कभी अगर आपसे पूछा जाए 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, आप बताओगे 1 होता है, 2 का वर्ग पूछा जाए आप बताओगे 4 का, 3 का पूछा जाए आप बताओगे यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा। ऐसे कम से कम आपको 30 तक यहाँ पे रटे वहां पे होने चाहिए। ये आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है वहां भी काम आता है, मैथ में तो काम आ ही रहा आपका, तो वो चीज आप तैयार करना। यहाँ पे सीधा सीधा हमें पता है कि 36 जो आपको यहाँ पे दिया है इसका वर्गमूल आप बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। हम सीधा सीधा क्या बताएंगे, 6 का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है, बताओ 50 का 25% क्या होता है। जो आपका 50 यहाँ पे दिया है, 25% क्या यहाँ पे होगा, तो परसेंटेज हटेगा बटे 100 कर दोगे, 25 काटो ये आपका 4 हो गया, और 4 से 2 दूना 4 हुआ, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। क्या बताओगे 25 बटे 2 यानी 25 का आधा कितना होता है, 12.5 ही तो आपका वहां पे होता है। तो क्या बता दोगे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नॉर्मल होते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस वहां पे करिएगा, आप बड़ी आसानी सभी के आंसर वहां पे आप बना लोगे।
एक क्वेश्चन वहां पूछा गया है, ये बताओ अगर ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी आपका 4:5 है, तो ए अनुपात सी का मान बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीन राशि यहाँ पे दी जा रही है। पहले में दिया गया ए अनुपात बी 2:3 दिया गया, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे आपका 3 यहाँ पे दिया गया। दूसरे में दिया गया बी अनुपात सी 4:5, यहाँ पे आपका 4 दिया गया, यहाँ पे दिया गया 5। अब इस पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ ए अनुपात सी का मान वहां पे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो आपको ये 3 और 4 दिए गए इनको आप बराबर करो, क्योंकि भाई ये बी अलग अलग मान तो हो नहीं सकते, अगर बी एक राशि है तो इनका मान भी एक वहां पे होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 वहां पे हो गया। अब ये बताओ अगर 3 को हम यहाँ 12 बनाए तो हम इसे कितने से गुणा करोगे, आप कहोगे इसको हम गुणा करेंगे 4 से। तो भाई 4 से पूरी संख्या का ही आपका गुणा हो जाएगा। तो 4 से इसे गुणा करो, कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे आपका 12 आपका हो गया। अब ये बताओ अगर 4 को हमें 12 बनाना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3 से गुणा। तो भाई ये तो 12 ऑलरेडी हमारा हो ही गया है। अब यहाँ पे करोगे 5 3 15 आपका यहाँ पे हो गया। अब पूछा क्या हमसे जा रहा है, ए अनुपात सी, ये तो उनका रेशियो कितना निकल के आ गया, आप कहोगे 8:15, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको क्या बता देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से वहां पे करना, ताकि कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में इसके बाहर वहां पे ना जाए। अगला क्वेश्चन आता है, एक वस्तु 880 रुपए में बिक्री पे कितनी, यानी सेलिंग प्राइस कितनी दी गई, 880 रुपए में, और 10% की हानि हुई तो खरीद मूल्य बताओ। देखो हम क्या पता है कि अगर हमारा खरीद मूल्य पहले कितना था, 100 रुपए वहां पे था, और लेकिन जब हमें 10% का नुकसान हो गया, यानी 10% नुकसान, 100 में 10% नुकसान हुआ, ये जो आपका 90% का मान है, बिक्री हुए हमने बेचा, कितने का बेचा है हमने, ये बेचा है 810 रुपए का। तो हमसे क्यों यही पूछा जा रहा है कि जो ये मूल्य हमने खरीदा वहां पे था, ये जो आपका क्रय मूल्य था, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, इसी के मान 100 का मान पूछा जा रहा है। तो बताओ 90 बराबर अगर है आपका 810 के, ये कितने गुना इसका है, हमें पता है ये आपका लगभग आपका 9 गुना यहाँ पे हो गया। तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो इसका भी सिंपल सा क्या कर दो, आप कर दो 9 गुना कर दो, ये कितना निकल के आएगा, आपका 900 रुपए निकल के आ जाएगा। तो इसका हम लोग क्या कह देंगे, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900 रुपए आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे बन जाता है। अब इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या चीज पूछी जा रही है, एक वृत्त का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि बताओ क्या होता है। तो वृत्त का जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओगे, उसकी परिधि बता दो, 2πr यहाँ पे हमारा हो जाता है। क्या क्या दिया गया, अगर एक वृत्त का व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी 7 त्रिज्या हो जाती है। परिधि का फार्मूला सिंपल से यही हो जाता है। तो क्या बताओगे, 2 गुणे पाई का मान रख दो 22/7, त्रिज्या कितनी होगी आपकी 7 यहाँ पे होगी, 7 से 7 काट दो, 22 गुणे 2 करो, कितना आपका आ गया 44 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सा कह सकते हैं इसकी जो परिधि हो जाएगी आपकी 44 सेंटीमीटर हमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसी प्रैक्टिस करते चलो, जब भी आपका एग्जाम लगेगा ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको जो एमए सेंटर भोपाल में पेपर आया था वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। यहाँ से आपको लेवल पता चले कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और मैं एक एक करके जितने भी आपके रिलेशन भर्ती को, एआरओ में पेपर हो, जेडारो में, स्पोर्ट कोटा जो पेपर होते हैं, वहां पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे मैं कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको वहां पे करनी है। अब इसकी जो पीडीएफ है मैंने बता दिया, आपका जो एप्लीकेशन आने वाला है इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। अब इसके बाद एक अगला सवाल आता है, यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। रीजनिंग तो भाई मैथ्स से भी बिल्कुल नॉर्मल वहां पे आती है। पहला क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो पक्षी कहाँ रहता भाई, घोंसला में रहता है, तो मछली कहाँ पे रहेगी भाई, हम सीधा सीधा पता तालाब में ही तो रहेगी। ये क्वेश्चन तो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कल देख के आप आंसर मार दोगे कि पक्षी घोंसला में रहता है तो मछली भाई हमें पता है कहाँ, तालाब के अंदर ही तो रहेगी। अब पिछली बार क्वेश्चन आया था, कई सारे बच्चों ने पानी वहां पे कर दिया। पानी, हाँ बिल्कुल आपको बात सही है, पानी तो भाई हमारे घरों में भी होता है,
पानी हम लोग बाल्टी में यूज कर, लेकिन हर उसमें नहीं रहता ना वहां पे। तो तालाब क्या होता है, मछली का एक प्रकार का घर वहां पे हो जाता है। और यहाँ पे ये भाई मछली घर एक्वेरियम ना बोल दीजिएगा वहां पे। एक्वेरियम क्या होता है, हम लोग क्या करते बनाते एक बार छोटा सा बना ले, उससे मछली हम लोग पाल लेते हैं वहां पे। लेकिन तालाब क्या होता है, इनका नेचुरल घर वहां पे होता है। तो राइट आंसर आपको सीधा सीधा तालाब ही आपको वहां पे बताना है। अब ये बताओ, जो कैट को अगर DBU लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, C से D हुआ, आप देखो एक बढ़ गया, A से B हुआ, एक के आगे क्या आता है, B आता है, T से एक आगे गए, U आ गया। हम देख रहे हैं सभी में आपका एक +1 वहां पे हो रहा है। अब बताओ डॉग है तो D के आगे क्या आ जाएगा, ABCDE, क्या हो गया आप बताओगे, E हो जाएगा। देखो हमने देखा पहला E हो गया, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन, हाँ ये दो ऑप्शन दिया गया, तो हमें ये पता हो गया पहला अक्षर हमारा क्या हो गया, E हो गया। अब देखो O, MNOP, इसके आगे क्या हो गया आप बताओगे, P यहाँ पे हो गया। आप बताओ G के आगे, GHH हो गया, तो आप क्या कह दोगे, इस क्या हो जाएगा, EPH हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक सवाल ये बताओ, निम्नलिखित श्रृंखला में अशुद्ध संख्या चुनो। जो सीरीज क्या देखिए, सीरीज हम लोग लिखते हैं, पहली संख्या यहाँ पे 2 लिखी है, 2 से ये हुई 5 हुई, 5 से हमारी ये 10 हो गई, 10 से ये आपकी 17 हुई, 17 से 26 हुआ, 26 यहाँ पे 38 आपका ये दिया गया है। आप बताओगे इसमें पूछा जा रहा है कौन सी संख्या आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। जो कितना आगे जा रहा है, 2 से 5 हुआ, कितना बढ़ा आप बताओगे 3, 5 से 10 हुआ, कितना बढ़ा आप कह रहे हो 5, यहाँ पे कितना बढ़ गया आप कह रहे हो 7 हो रहा है। अब ये बताओ 17 से आपका यहाँ पे 26 हो गया, यहाँ पे क्या बढ़ गया आप 9। देखो यहाँ 26 से आपका 38 यहाँ पे हो गया, यानी 10 26 37 37 38, यहाँ पे बढ़ गया आपका 11। कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है आपका यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, अगर जो 3 यहाँ पे दिया गया, वर्ग ले लो, अच्छा एक वर्ग से चेक करते हैं, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग +1 कर लो, यहाँ पे 2 हो गया। अब इस 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का वर्ग कर दो और +1 कर लो, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का वर्ग कर लो +1 हो गया, 3 3 का 9, 1 10 हो गया। 17 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करते हैं हम 4 का वर्ग +1 कर दो, 4 16, 1 17, ये भी बन रहा है हमारा। 26 को क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग और +1 कर लो, 25 +1 26 हो गया। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो आगे कौन संख्या आएगी, 6 आएगी, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में 1 जोड़ोगे 37 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 37, यहाँ पे होना चाहिए 37, यानी कि 6 का वर्ग +1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया 38, तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे 38 ही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि एप्पल को ZKKOV लिखा जाता है तो बताओ ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा। देखो ये सारे अपोजिट वहां पे लिखे जा रहे हैं। देखो ए क्या होता है, पहला स्थान होता है, और ए का लास्ट अक्षर कौन सा, जेड होता है, बी का दूसरा अक्षर होता है, तो बी के पहले वहां पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो यही सीधा लिखा गया, ए को क्या जेड, यानी एक दूसरे का अपोजिट, ए पहला अक्षर है और इसमें क्या सबसे आखिरी अक्षर लिख दिया गया, तो यहाँ पे सी सभी के अपोजिट लिख दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा, किसका पूछा जा रहा है, ORANGE, इसका पूछा जा रहा है। तो हमें पता है ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे एल होगा। आर का क्या होता है, आर का कहोगे आप आई हो जाएगा। ए का क्या होगा, अभी मैंने बताया जेड हो जाएगा। एन का अपोजिट आपका एन हो गया, जी का अपोजिट आपका टी हो गया, ई का आपका बी हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे बस केवल आपको अपोजिट लिखने, अपोजिट लिखते ही आपका आंसर सीधे आपका वहां पे आ जाता है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है जो कि कैलेंडर का क्वेश्चन आता है, जो कैलेंडर क्वेश्चन बच्चे गलत हो जाता है वहां पे करते, पर आपको गलत वहां पे नहीं करना है। यहाँ पे बोला गया है, यदि आपका 29 जनवरी 2025 को 29 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो 14 अगस्त 2025 को कौन सा वार वहां पे होगा। कुछ नहीं करना, बस जितने दिन है वो आप निकाल लो, 7 से भाग कर दो, जितना शेष फल बचेगा उस जो दिन आपका दिया गया उसमें आप वहां पे जोड़ दीजिए। यहां बात की जाए 29 जनवरी 2005 से लेके आपका
अब पूछा गया अगर 2025 का कौन सा दिन होगा 14 का, तो हमें सीधा सीधा ये बताओ 29 जनवरी के बाद कितने दिन आपके यहां बचेंगे। पहले ये बताओ, अगर देखो यहाँ पे जनवरी की बात हो रही है, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आपका आ जाएगा, जनवरी फरवरी हो गया, फरवरी के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे मार्च, फरवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च हो गया, यहाँ पे लिखते हैं अप्रैल हो गया, मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इधर लिख दिया मई, यहाँ पे लिखा हमने जून, फिर आपका आ गया जुलाई, आ गया जुलाई के बाद आपका अगस्त हो गया। इनके दिन निकाल लो कितने दिन आपके बचे हैं। अब ये बताओ, अच्छा अगर 29 जनवरी हो ही गई है तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं। जनवरी का महीना आपका 31 दिन का वहां पे होता है, 29 दिन छोड़ दो वहां पे, तो हम सीधा सीधा कहेंगे जनवरी में दिन बचे आपके केवल 2। फरवरी मान लो 2025 की है, तो ये 2025 फरवरी कितने दिन की होती है, आप कहोगे 28 दिन की होती है, तो वहां के सारे दिन हमने लिख दिया 28 दिन यहाँ पे हो गए। मार्च भाई 31 दिन का होता है, तो मार्च के दिन हमने सारे लिए 31 का। अप्रैल आ गया, अप्रैल होता है 30 दिन का होता है। मई होता है, मई आपका कितने दिन का होगा, 31 दिन का हो जाएगा। जून आपका होता है, जून आपका 30 दिन का हो जाएगा, और इसके बाद जून के बाद जुलाई आपकी 31 दिन की हो जाएगी। और 14 अगस्त का हमसे पूछा गया, अगस्त के हम केवल 14 दिन ही यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये सारे दिन जोड़ो कितना हो जाएगा, 28 प्लस 2 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 और प्लस 31 प्लस 14, ये आप जैसे जोड़ा हमने 197 दिन आ गया। बस जितने दिन आपके आ जाए, जितने भी दिन आपके आए 197 दिन आया, उसको आप 7 से आप क्या कर दो, भाग कर दो, तो कितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा और कितना शेषफल बचेगा। तो हम देख रहे हैं 7 से भाग करो इसे, 7 दूना 14, फिर 8 बार जाएगा, यानी 28 बार तो पूरा पूरा कट गया। हम कहेंगे 28 वीक हो जाएंगे, और प्लस एक दिन आपका जो शेषफल बच रहा है, बस हमें शेषफल से ही मतलब है। तो बस जो दिन आपका दिया जाएगा, यहाँ बुधवार दिया गया, बुधवार के एक दिन आगे कौन सा हो जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार आता है, कौन सा आ जाएगा, बुधवार के बाद आपका यहां पे दिया गया आपका बुधवार, बुधवार 28 बार जाएगा, प्लस 1 कर दोगे यहाँ पे, गुरुवार गुरुवार आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, बुधवार में 1 प्लस करोगे, आपका दिन क्या आ गया, गुरुवार यहाँ पे निकल के आ गया। बस यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। अब यहाँ पे अगर 2 शेषफल बच जाता, हम लोग 2 बढ़ा देते, 3 शेषफल बचता, 3 दिन आगे वहां पे कर लेते। ऐसे से जितने सवाल आपके आएंगे वो सारे मैं वहां पे कराऊंगा। बस ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ प्रैक्टिस वहां पे करते चलना। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता था। और इसके बाद जो आपको ये कंप्लीट नोट्स मैंने दे रखे हैं, जिसमें आपके बायोलॉजी हो गया, साइंस के सारे पार्ट कवर हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, यानी जहां जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स क्या हो गया, जीके हो गया, पूरा कंप्लीट, और साथ में आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड वहां पे कराऊंगा, ताकि आप वो क्वेश्चन का सॉल्व करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से वहां पे कर सकें। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है, सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहां से आपसे डाउनलोड एक बार वहां पे कर लीजिएगा। और किसी बच्चे का कोई वहां पे डाउट भी होता है तो ये व्हाट्सअप नंबर शो ही कर रहा है मेरा, व्हाट्सअप पे मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।